हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। इसमें मतलब हम लोग को मेनली क्या क्या सीखना है, एक कौन कौन सा इनकम है जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आएगा, और दूसरा जो भी इनकम इस हेड के अंदर आएगा उसके लिए क्या क्या प्रोविजन है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग बेसिक चीज़ समझ लेते हैं, सो डैट जो फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स पढ़ रहा है उसको थोड़ा इशू ना हो। इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स एक्ट में मेनली हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसी पर्सन का इनकम कैलकुलेट करते हैं। किसी पर्सन का इनकम कैलकुलेट करते हैं इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के बेसिस पे, और जो भी उसका इनकम आता है उसके ऊपर हम लोग टैक्स कैलकुलेट करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये समझ सकते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में हम लोग को ये सब चीज़ पढ़ना होता है। इस हेड के अंदर एक सेक्शन है, सॉरी इस एक्ट के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 14, सेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये जो सेक्शन है यहाँ पे क्या प्रोविजन है कि किसी भी पर्सन का जो भी सोर्स से इनकम होगा हम उसको 5 हेड में क्लासिफाई करेंगे, और उस तरह से उसका हम टोटल ग्रोस टोटल इनकम डिटरमाइन करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से इनकम हो सकता है, तो जो भी सोर्स से उसका इनकम है ना उसको हम लोग 5 हेड में क्लासिफाई कर देंगे। पहला सैलरी हेड, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, चौथा कैपिटल गेन, और पांचवा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जो भी सोर्स से उसका इनकम आए हम उसको ये 5 हेड में क्लासिफाई कर देंगे। उसके बाद ये पांचों हेड का जो टोटल होता है, ये पांचों हेड का जो टोटल होता है उसको इस एक्ट के अंदर ग्रोस टोटल इनकम बोलते हैं। ग्रोस टोटल इनकम। इसके बाद फिर क्या होता है, ये जो ग्रोस टोटल इनकम होता है ना, इसमें से हम लोग को कुछ डिडक्शन मिलता है। इसमें से हम लोग को कुछ डिडक्शन मिलता है। ये डिडक्शन ना सेक्शन डिडक्शन यहाँ पे हम लोग लेस करते हैं, जिस डिडक्शन के बारे में प्रोविजन है अंडर सेक्शन 80C टू 80U, यहाँ पे लेस करेंगे इसको। फिर ये जो बैलेंस इनकम होगा ये हमारा होता है टोटल इनकम, टोटल इनकम अंडर दिस एक्ट, और इसी अमाउंट पे हम लोगों को टैक्स देना होता है। हम लोगों को टैक्स देना होता है। अभी हम लोग क्या सीखेंगे, सॉरी अभी हम लोग क्या सीखेंगे कि ये जो हेड है ना, सेकेंड हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस हेड के अंदर किस टाइप का इनकम आता है, और जो इनकम आता है उसके लिए क्या प्रोविजन है। वही सब चीज़ हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। एक बार के लिए हम ये जो अभी हम राइट किए इसको हटा दे रहे हैं, तो इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसका जो प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये है सेक्शन 22 टू सेक्शन 27। इसके बीच में ये प्रोविजन सारा कवर है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्शन 22 क्या बोलता है। सेक्शन 22 जो है इस हेड का चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन कहने का मतलब ये हो गया, यही सेक्शन है जो हमको ये बताएगा कि इस हेड के अंदर कौन कौन सा इनकम आने वाला है, किस किस टाइप का कौन कौन सा सोर्स का इनकम इस हेड के अंदर आ जाएगा, मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। जब हम लोग इस सेक्शन को रीड करते हैं तो यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज किया हुआ है
वो है एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी shall be taxable under this head. दिस हेड मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर। ठीक है, ये एनुअल वैल्यू को हम लोग NAV भी लिखते हैं, नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, और इसके लिए अभी हम लोग इसको एक बार फिर से समझते हैं क्या ये बोल रहा है ये सेक्शन में क्या बोला गया है कि एनुअल वैल्यू जो होगा ना प्रॉपर्टी का वो टैक्सेबल होगा इस हेड के अंदर। ठीक है, क्या होता है इसका मीनिंग हम लोग आगे समझेंगे, अभी बस यहीं पे इसको रख रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी उस प्रॉपर्टी का जो एनुअल वैल्यू होगा ये इस हेड के अंदर आएगा। क्या कंडीशन दिया हुआ है? पहला तो ये बोलता है कि प्रॉपर्टी जो है ना, जो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी से हमारा इनकम आ रहा है डेट शुड बी हाउस प्रॉपर्टी, डेट शुड बी हाउस प्रॉपर्टी। क्या होता है ये समझते हैं। दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि एसएससी जो है ना, मतलब जिसका हम लोग इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, एसएससी शुड बी ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या है इसमें? हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी शुड should not be used for business purpose of एसएससी। जो हाउस प्रॉपर्टी है ये एसएससी का बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा है। समझते हैं ये कंडीशन क्या बोल रहा है। सबसे पहला कंडीशन क्या है, जो हमारा प्रॉपर्टी वो हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी है जहाँ से हमारा इनकम आ रहा है डेट शुड बी हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या? हाउस प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे हो गया इस सेक्शन के अंदर, इस हेड के अंदर हाउस प्रॉपर्टी कहने का मतलब है कि कोई बिल्डिंग और उसके आसपास का लैंड। जैसे अगर एक ही हमारा बिल्डिंग है, एक ही हमारा बिल्डिंग है और इसके ये जो बिल्डिंग है ना इसको हम मान लेते हैं एक बार बैंक, किसी बैंक को हम रेंट पे दे दिए, और इसके अगल बगल का जो एरिया है इस एरिया से भी जो हमारा इनकम आएगा और प्लस ये हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम आएगा, ये दोनों हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर टैक्सेबल होता है। और यही हमारा यहाँ पे होता है हाउस प्रॉपर्टी का मीनिंग। हाउस प्रॉपर्टी मतलब एक बिल्डिंग, बिल्डिंग और बिल्डिंग्स के अगल बगल का लैंड। यहाँ पे जो सेंटेंस यूज होता है वो होता है बिल्डिंग एंड लैंड अपर्टेनेंट देयर टू। ठीक है, बिल्डिंग और लैंड उसके अगल बगल का लैंड, ठीक है, उससे सटा हुआ लैंड। दूसरा क्या यहाँ पे कंडीशन है, एसएससी शुड बी ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। जो एसएससी है इस हाउस प्रॉपर्टी का वो ओनर होना चाहिए। अगर वो ओनर नहीं रहा तो यहाँ पे उसका जो अगर कुछ हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रहा है तो इस हेड के अंदर कवर नहीं होगा। समझते हैं इसको। मान लेते हैं राम का एक बिल्डिंग है, राम का एक बिल्डिंग है। राम क्या किया है, इस बिल्डिंग को ना मोहन को रेंट पे दे दिया, मोहन को रेंट पे दे देता है। मोहन अब क्या कर रहा है, मोहन को जो रेंट पे दिया ना राम, ये हम मान लेते हैं 10,000 रुपये में रेंट पे दिया। राम मोहन से 10,000 रुपये रेंट ले रहा है। मोहन अब क्या करता है, मोहन इसी प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पार्टी को, मान लेते हैं सोहन है, उसको रेंट पे दे दे रहा है 12,000 रुपये में। अब मोहन को इस प्रॉपर्टी से जो इनकम हुआ ये यहाँ इस हेड में कवर नहीं होगा। रीजन ये है कि मोहन जो है ये ओनर नहीं है इस हाउस प्रॉपर्टी का। मोहन इज नॉट ओनर ऑफ दिस हाउस प्रॉपर्टी।
सो सेकंड कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड। बट अगर राम के केस में हम देखें तो क्या हो रहा है, राम को जो 10,000 रुपये मिल रहा है वो इस हेड के अंदर कवर हो जाएगा, क्योंकि जो सेकंड कंडीशन में रहा है ना, ये फुलफिल हो जा रहा है। ठीक है, तो होप यहाँ तक सबको समझ में आया। मोहन के हैंड में ये जो इनकम होगा ना, जो 12,000 रुपये मिला, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर होगा, यहाँ पे कवर नहीं होगा। तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा कंडीशन कि जो हाउस प्रॉपर्टी है ना, ये एसएससी का बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए। एसएससी का बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर उसके बिजनेस पर्पस के लिए ये बिल्डिंग यूज हो रहा है तो हम यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा सिंपल करने के लिए, सिंपल तरह से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हाउस प्रॉपर्टी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। हाउस प्रॉपर्टी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक हो गया एलओपी, लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी कहने का मतलब हो गया जिसको हम रेंट पे दिए। और दूसरा एसओपी, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी जो है मतलब जिसको हम रेंट पे दिए। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग बोल सकते हैं किराए पे दिए। ठीक है, अगर हम कोई प्रॉपर्टी लेट आउट कर दिए, रेंट पे दे दिए, तो इससे जो भी इनकम आएगा ना, वो हमारा हमेशा टैक्सेबल होगा, ऑलवेज टैक्सेबल। इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ऑलवेज टैक्सेबल। अगर कोई हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी है जिसको हम लेट आउट कर दें, तो उस प्रॉपर्टी से जो भी हमारा रेंट आ रहा है या तो जो भी इनकम आ रहा है वो हमेशा टैक्सेबल होगा। दूसरा हम लोग समझते हैं एसओपी। एसओपी के केस में क्या होता है ना, एसओपी मतलब क्या हो गया, जिस सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी जिसको हम खुद ऑक्युपाई करके रखें, तो ये या हमारे लिए दो पर्पस के लिए ऑक्युपाई होता होगा। या तो हम इसको रेसिडेंस पर्पस के लिए ऑक्युपाई करके रखे होंगे, या तो बिजनेस पर्पस के लिए। अगर ये हमारे बिजनेस पर्पस के लिए प्रॉपर्टी ऑक्युपाई है तो इसको हम लोग इस हेड में इग्नोर कर देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बिल्डिंग है जिसको हम सेल्फ ऑक्युपाइड करके रखे हैं, किस पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, अपना वहाँ पे हम बिजनेस चला रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग इस हेड में इग्नोर कर देंगे। इसका जो भी ट्रीटमेंट होगा इस टाइप का बिल्डिंग का, ये पीजीबीपी हेड में होगा। दूसरा हो जाता है रेसिडेंस, जिसको हम रेसिडेंस पर्पस के लिए ऑक्युपाई करके रखें। यहाँ पे क्या होता है, अब हमको ये देखना पड़ेगा कि जो एसओपी हमारा है, जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है जिसको हम रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ये कितना प्रॉपर्टी है। अप टू टू प्रॉपर्टी जो होता है, अप टू टू प्रॉपर्टी, इसको इनकम टैक्स हेड के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, इस हेड के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर एज अ एसओपी ट्रीट किया जाता है। एज अ एसओपी कहने का मतलब ये हो गया कि इसको सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी माना जाएगा। अगर हमारे पास दो प्रॉपर्टी है, दोनों को हम खुद रहने के लिए यूज करें, तो दोनों प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी माना जाएगा, और उसके लिए जो भी एसओपी का बेनिफिट है इस हेड के अंदर वो सारा मिलेगा। बट ऐसा भी केस हो सकता है कि हमारे पास 3 प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टी है, हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, तो इस केस में जो 2 प्रॉपर्टी होगा ना, उसी में हमको एसओपी का बेनिफिट मिलेगा। और जो अदर रह गया, मोर देन 2, मोर देन 2, इसको डिम्ड लेट आउट माना जाएगा। DLOP, डिम्ड लेट आउट करने का मतलब ये हो गया कि इसको हम एक्चुअल में सेल्फ ऑक्युपाइड एसओपी करके रखें, सेल्फ ऑक्युपाई करके रखें, बट डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि हम इसको डिम्ड लेट आउट मानेंगे। हम ये मान के इसका ट्रीटमेंट करेंगे कि ये प्रॉपर्टी लेट आउट है, और उसी तरह से इसका जो भी ट्रीटमेंट होगा वो होगा, इनकम कैलकुलेट होगा, लॉस कैलकुलेट होगा, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या क्या हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझे। पहला तो ये कि हाउस प्रॉपर्टी जो है इस हेड के अंदर दो कैटेगरी का होता है, एक एलओपी, दूसरा एसओपी। एलओपी कहने का मतलब क्या हो गया, लेट आउट प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब जिसको हम रेंट पे दे के रखें। तो अगर किसी प्रॉपर्टी को हम रेंट पे दे के रखें तो वहाँ से जो भी रेंट आ रहा है ना वो ऑलवेज टैक्सेबल होगा,
उस पर हमेशा टैक्स लगेगा। दूसरा था एसओपी। एसओपी मतलब क्या? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिसको हम खुद ऑक्यूपाई करके रखें। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हम खुद ऑक्यूपाई करके रखेंगे, दो पर्पस के लिए रखे होंगे, या तो रेसिडेंस पर्पस के लिए या तो बिजनेस पर्पस के लिए। अगर बिजनेस पर्पस के लिए ऑक्यूपाई करके रखें तो यहाँ इस हेड में उस प्रॉपर्टी को पूरा इग्नोर कर देना है, यहाँ पे उसका कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज हो रहा है तो हम लोग, अगर दो प्रॉपर्टी तक रेसिडेंस पर्पस के लिए यूज हुआ है तो उसका एसओपी का बेनिफिट मिलेगा, उसको एज ए एसओपी ट्रीट किया जाएगा इस हेड के अंदर। और अगर दो से ज़्यादा प्रॉपर्टी है अगर, तो उसको डीएलओपी माना जाएगा, डिम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। ठीक है, डिम्ड लेट आउट कहने का मतलब हो गया कि उसको ये माना जा रहा है कि वो लेट आउट प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस हेड के अंदर ना अगर हम लोग को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इसके लिए एक फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं। ये फॉर्मेट हमारा, कोई भी प्रॉपर्टी रहा, किसी भी प्रॉपर्टी का इनकम कैलकुलेट करना है, हम लोग इसी फॉर्मेट से निकालेंगे। क्या फॉर्मेट है? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं जीएबी। क्या ये सब होता है? ये सब टर्म हम लोग अभी समझेंगे आगे। जीएबी लिखना है हम लोग को। जीएबी मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से हम लोग लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। जो म्युनिसिपल टैक्स ओनर पेड किया, इसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आता है इसको हम लोग बोलते हैं एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। फिर एनएबी में हमको कुछ डिडक्शन मिलता है, इस हेड के अंदर एनएबी में कुछ डिडक्शन मिलता है। ये डिडक्शन जो है सेक्शन 24 के अंदर कवर है। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24, क्या क्या डिडक्शन है? पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने अमाउंट का मिलता है? एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी। जो हमारा एनएवी आएगा ना उसका 30% मिलेगा एज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन, यहाँ पे डिडक्शन। दूसरा जो यहाँ पे डिडक्शन मिलता है इस हेड के अंदर सेक्शन अंडर सेक्शन 24 ये मिलता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, या तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कुछ हम कैपिटल बोरो किए, कैपिटल यहाँ पे हमारा हाउस प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, परचेज करने के लिए, रिपेयर करने के लिए या रिनोवेट करने के लिए बोरो किया हुआ होना चाहिए, तो उसके उस पे जो भी हम इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं उसका यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये दोनों का टोटल बाहर करेंगे, एनएवी से इसको लेस करेंगे, फाइनल जो अमाउंट आएगा ये हमारा हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसको थोड़ा अच्छे तरह से राइट करेंगे, फॉर्मेटिंग वगैरह। क्या हम लोग इस फॉर्मेट में समझें? ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट हम लोग, कोई भी प्रॉपर्टी होगा, कोई भी हाउस प्रॉपर्टी होगा, हर एक हाउस प्रॉपर्टी का इनकम इसी फॉर्मेट से निकल जाएगा। क्या फॉर्मेट है? सबसे पहले हम लोग को जीएबी लिखना है। जीएबी में क्या लिस्ट करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। क्या आ जाएगा डिफरेंस? एनएबी, नेट एनुअल वैल्यू।
इसमें फिर क्या लेस करना है, पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये कितने अमाउंट का मिलेगा, 30% ऑफ NAV। दूसरा क्या लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ये हम लोग यहाँ पे लेस करेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, फाइनल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस वीडियो में हम लोग इसको यहीं तक रख रहे हैं, क्योंकि वीडियो और बाकी जो है इसके आगे दूसरे वीडियो में कवर करेंगे।